वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो आज हम क्लास लेने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की आज हम पहली क्लास लेने वाले हैं। बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है और इतनी जबरदस्त क्लास होने वाली है कि आज आपको पढ़ते में पूरा इंटरेस्ट आएगा और क्वेश्चन इतने आसान तरीके से याद करा दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं संविधान का इतिहास। क्या? तो शुरू करते हैं संविधान का इतिहास, जिसे हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इतने आसान तरीके से पढ़ाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं संविधान, क्या? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? संविधान नियमों और उपनियमों द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है। नियमों और उपनियमों द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जिससे यह पता चलता हो कि सरकार कैसे चलेगी। ठीक है, तो लिखना, नोट करके लिखिए। संविधान क्या है? तो नियमों व उपनियमों के द्वारा लिखी गई नियमों और उपनियमों के द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जिससे यह पता चले कि सरकार कैसे चलेगी। क्या? जिससे यह पता चले कि सरकार कैसे चलेगी। तो देखिए, और यह ऐसा नहीं कि सरकार को ही पता चले कि सरकार कैसे चलेगी। उस किताब में ऐसे नियम और उपनियम लिखे हुए हैं जिससे वो नियम सरकार भी फॉलो करे और वो नियम नागरिक भी फॉलो करे। क्या? उन नियमों को सरकार को भी पालन करना होगा और उन्हीं नियमों का नागरिक को भी पालन करना होगा। किसको? नागरिक को भी पालन करना होगा। तो इसलिए नियमों और उपनियमों के द्वारा उन चीजों का किसको पालन करना है? तो पालन सरकार को भी करना है और पालन नागरिक को भी करना है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं ये बात कहूं कि संविधान की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ध्यान देना, सबसे पहले संविधान की जो आवश्यकता पड़ी थी, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं थे। क्या? कोई भी हमारे पास अधिकार नहीं थे। तो अधिकार लेने के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है, अब से पहले ब्रिटिश हुकूमत थी। क्या? ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का कब्जा था। तो यही अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जो अधिकार की बात चलती है, तो सबसे पहले 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा
इंग्लैंड के राजा सर जॉन ने अपने दरबारियों को अधिकार पत्र दिया, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। सबसे पहले देखिए, अब फिर ध्यान देना, 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजा सर जॉन ने अपने दरबारियों को अधिकार पत्र दिया। उस अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आखिर क्यों दिया? तो देखिए, जो राजा जॉन था, राजा जॉन ने उससे पहले किसी भी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। किसी भी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने यह कहा अपने दरबारियों से कि मैं आज आपको कुछ अधिकार दे रहा हूं, जो आपके पास हमेशा अधिकार रहेंगे और इन अधिकारों को कोई समाप्त या कोई छीन नहीं सकता। लेकिन उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, यह अधिकार दिया। और जब यह अधिकार दिया तो उन दरबारियों ने यह कहा राजा से कि आज हमें आप अधिकार दे रहे हो तो हमें एक लिखित रूप में दो। क्या? लिखित रूप में वो अधिकार दो। तो वो लिखित रूप में सर जॉन ने, यानी राजा सर जॉन ने वो लिखित रूप में पत्र दिया था। वो एक अधिकार पत्र दिया था लिखित रूप में। उस अधिकार पत्र को ही क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यही कहने लग जाऊं कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का रहा? तो बताना। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था? विश्व में लिखित संविधान किस देश का था? तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का था। किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका का लिखित संविधान कब बना? 1789 ईस्वी में। कब बना? 1789 ईस्वी में। बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये 1789 ईस्वी में अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान बना, तो भारत में सबसे पहले मांग या डिमांड किसने रखी संविधान की? तो लिखिए, भारत में सर्वप्रथम डिमांड 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और भारत में सर्वप्रथम डिमांड किसने रखी थी? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक ने जो मांग रखी थी, किस बिल में रखी थी? तो उस बिल का क्या नाम था? क्या नाम था? स्वराज बिल। क्या नाम था? स्वराज बिल। इस बिल में डिमांड रखी थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। बात समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने
हरिजन पत्रिका में क्या लिखा था? हरिजन पत्रिका में यह लिखा था कि जब भी भारत का संविधान बनेगा, जब भी भारत का संविधान बनेगा, वो भारतीयों की इच्छानुसार होगा, भारतीयों की इच्छानुसार होगा, इच्छानुसार होगा। देखिए अब यही बात कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, उनकी एक पत्रिका थी, आप सभी जानते होंगे, कौन सी पत्रिका? हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका में उन्होंने ये लिखा था कि जब भी भारत का संविधान बनेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी बनेगा, उन्होंने कहा था कि जब भी भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छानुसार के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के अनुसार संविधान बनेगा, नहीं, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। बात समझ में आ गई? इससे आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से, क्या? औपचारिक रूप से, जिसे औपचारिक को हम यही बोल सकते हैं, देखो दो शब्द होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष। तो जो दो शब्द होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, तो औपचारिक इसका मतलब प्रत्यक्ष, क्या? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप से किसने मांग की थी? एम एन रॉय ने। प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? एम एन रॉय ने। अब देखिए 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से किसने मांग की थी? एम एन रॉय ने। बात समझ में आ रही होगी? एम एन रॉय ने जो मांग की थी, उसी के तुरंत बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस, 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक, क्या? आधिकारिक मांग की गई। अभी आधिकारिक जो मांग की गई, यानी ऑफिशियली डिमांड, क्या? आधिकारिक का मतलब ऑफिशियली डिमांड, ऑफिशियली डिमांड। देखिए 1935 ईस्वी में कांग्रेस के आधिकारिक मांग, यानी कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक मांग जो रखी गई, वो कब रखी गई? 1935 में, यानी जिसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं ऑफिशियली डिमांड। बात समझ में आ रही होगी? इससे आगे चलते हैं। फिर एक आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 ईस्वी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के, यानी फैजपुर में कौन थे? अध्यक्ष। कौन थे? 1937 ईस्वी में कांग्रेस के फैजपुर में, कहां? फैजपुर में। ये अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि जब भी संविधान सभा होगी, वो सभी सदस्य भारतीय ही होंगे। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी
कि संविधान सभा में सभी सदस्य भारतीय ही होंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान सभा में जो सदस्य भाग लेंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, क्या वयस्क मताधिकार के आधार पर भाग लेंगे। तो समझिए क्या चीज है ये। 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि जो संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वो सब भारतीय ही होंगे, और जो भारतीय भाग लेंगे वो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर भाग लेंगे। बात समझ में आ रही होगी, सभी के समझ में आ रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। आपने सभी ने पढ़ रखा होगा कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने भारत में एक प्रस्ताव भेजा। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। तो 8 अगस्त 1940 को जिसे नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। अब इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? उस अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारतीय हमारा साथ दें और जैसे हम दूसरा विश्व युद्ध जीतते हैं तो हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीयों ने इस बात पर कोई गौर ही नहीं की। क्यों ना की? क्योंकि भारतीयों को पहले से ही पता था कि पहले से हमें बहकाते चले आ रहे हैं, तो ये अभी भी हमें बहला फुसला रहे हैं, ये ऐसा करने वाले हैं नहीं। और भारतीयों ने जब इस पर गौर नहीं दी तो फिर इसके बाद 24 मार्च 1942 को, कब? 24 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। कौन आया? क्रिप्स मिशन भारत आया। इस क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, इसमें फिर उन्होंने यही बात कही थी कि भारतीय दूसरे विश्व युद्ध में हमारा साथ दें और जैसे हम दूसरे विश्व युद्ध में विजय होंगे वैसे हम भारत को आजाद कर देंगे। और जो मांग कर रहे हैं संविधान सभा की, हम संविधान सभा का भी निर्माण करा देंगे और संविधान आप अपना बना लीजिए। लेकिन जब इन्होंने ये बात कही क्रिप्स मिशन ने आकर, लेकिन जो पत्र था उसका नाम रखा गया था क्रिप्स मिशन, लेकिन वो लेकर कौन आया था व्यक्ति, यानी उस चीज का क्रिप्स मिशन का हेड कौन था? तो क्रिप्स मिशन का हेड लिख लीजिए कौन था। तो हेड था स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसलिए ही देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसलिए ही उसका नाम क्रिप्स मिशन रखा। ठीक है। लेकिन जब यह बात इन्होंने कही तो महात्मा गांधी ने इस मिशन पर, क्रिप्स मिशन को एक बात कहकर पुकारा। क्या बात कही? महात्मा गांधी ने एक बात कही कि यह तो एक ऐसा चेक है
जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, पहले ही नष्ट हो चुका है। देखिए ये बात किसने कही? ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। किसने कही? महात्मा गांधी ने बात कही थी। महात्मा गांधी ने कही किसको? 24 मार्च 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसके लिए कही थी कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का जो निर्माण शुरू हुआ, संविधान सभा का जो निर्माण शुरू हुआ कैसे होता है? तो संविधान सभा का निर्माण शुरू होता है कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान का निर्माण शुरू होता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, संविधान संविधान सभा यानी असेंबली, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? अब देखिए संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो कैसे हुआ, किस मिशन के तहत हुआ? तो मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया। कौन सा? मार्च 1946 में एक मिशन आया जिसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और एक कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सबसे पहला सदस्य अगर हम बात करें, देखिए कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में? तो कैबिनेट मिशन में मेरे भाई 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक सदस्य था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब ये जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था ये ही कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। क्या था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनकर आया था, और इसी को हम कह सकते हैं कैबिनेट मिशन का मुखिया भी था। क्या था? मुखिया था। इसके बाद अगर हम इसी को कहें तो ये भारत जो कैबिनेट मिशन भेजा था तो इसी को भारत का सचिव बनाकर भेजा था। क्या? भारत का सचिव बनाकर भी इसी को भेजा था। तो एक ही देखना क्या पॉइंट हो गए। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन का मुखिया किसे कहा जाता है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन में भारत का सचिव बनाकर किसे भेजा गया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। बात समझ में आ गई? देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो मैंने अभी लिखवाया था क्रिप्स मिशन पर। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये दूसरा सदस्य था। लेकिन ये सदस्य जो था ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। किसका? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का एक तीसरा सदस्य और था। वो तीसरा सदस्य कौन था? तो उसे भी लिखिए। कैबिनेट मिशन का तीसरा सदस्य था AB अलेक्जेंडर। क्या?
एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और ये जो था ये नौसेना मंत्री बनाकर भेजा था। क्या? नौसेना मंत्री बनाकर भेजा था। बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको ये तीनों पॉइंट लिखवा चुका हूं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। नंबर 1 लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 स्टेफोर्ड क्रिप्स, नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का मुखिया, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष या भारत सचिव बनकर आया था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी के? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, करिए, अभी कीजिए। चलते हैं आगे, इससे आगे चलते हैं। अब देखिए अब ये जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने आकर यह कह दिया कि अब आप अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो। किसका? संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो आप आकर। लेकिन अब जब संविधान सभा के निर्माण करने के लिए घोषणा कर दी तो अब कितने सदस्य चुने जाएं संविधान सभा के लिए? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, संविधान सभा के लिए टोटल 389 सदस्यों का चुनाव हुआ। कितने? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों का चुना गया? टोटल सदस्य चुने गए 389। कितने सदस्य? 389। अब देखिए 389 जो सदस्य चुने गए थे, ये 389 सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। कितना? एक सदस्य चुना गया। बात समझ में आ रही होगी? एक सदस्य चुना गया। अब ये अगर मैं कहूं कि उस टाइम बताइए अगर 389 सदस्य चुने गए थे तो आप लगा सकते हो कि उस टाइम 1946 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? देश की जनसंख्या कितनी थी? अरे मेरे भाई, अगर 10 लाख में से एक चुना गया तो हम कह सकते हैं अगर टोटल 40 करोड़ जनसंख्या होती तो टोटल सदस्य कितने आ जाते? 400 सदस्य आ जाते। अगर 40 करोड़ जनसंख्या होती तो सदस्य निकलकर कितने आ जाते? 400 निकलकर आ जाते। तो हम कह सकते हैं उस टाइम लगभग 39 या 40, लगभग में 40 करोड़ हम कह सकते हैं कि उस टाइम लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। जिस टाइम संविधान सभा बन रही थी उस टाइम लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी देश की। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब ये 389 सीट जो थी वो 389 सीट कैसे कैसे चुनी गई? तो इससे आगे देखना, 389, ये 389 सीट थी। इन 389 सीटों पर कैसे कैसे हुआ? 389 सीट में से 292 सीट संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश प्रांत के अंदर चली गई। इसके बाद 93 सीट देशी रियासत के अंडर में आ गई।
और चार्जशीट कमिश्नरी क्षेत्र। क्या? कमिश्नरी क्षेत्र। अब भैया आप ये कहोगे कि ये चीज क्या है? मेरे भाई ये 389 सीट चुनी गई थी। 389 सीट में से 292 सीट, कितनी? 292 सीट तो वो थी जहां ब्रिटिश सरकार हुकूमत कर रही थी, जहां अंग्रेज खुद अपने शासन चला रहे थे, उसको कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। अब जैसे कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, यह बात तो आप जानते हैं कि पूरे भारत पर उस टाइम अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन अंग्रेजों का जो कब्जा था, अंग्रेजों का कब्जा ऐसा नहीं कि हर जगह ही अंग्रेजों का कब्जा था। पूरे भारत में कब्जा तो अंग्रेजों का था, लेकिन कुछ जगह भारत के ऐसे भी राजा थे जो शासन खुद चला रहे थे। क्या? भारत के ऐसे राजा थे जो कुछ जगह भारत के व्यक्ति ही शासन चला रहे थे। तो 292 सीट ऐसी जगह चुनी गई कि जहां अंग्रेजों का शासन चल रहा था। वहां से कितनी सीट आएंगी? 292 सदस्य चुनकर आएंगे। 93 सदस्य संविधान सभा के लिए 93 सीट 93, 93 सदस्य वहां से चुनकर आएंगे जहां देशी रियासतें थी। अब देशी रियासतें क्या थी भैया? जहां भारत का ही व्यक्ति, यानी भारतीय व्यक्ति ही जो राजा थे, जो भारतीय ही राजा शासन चला रहे थे, उनको देशी रियासत कहा जाता था। तो वहां से कितने सदस्य चुनकर आएंगे? 93 सदस्य। इसके बाद 4 सदस्य, 4 सीट कहां से? जहां कमिश्नरी क्षेत्र थी। कमिश्नरी क्षेत्र अगर हम आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। उस टाइम कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। चलो कमिश्नरी क्षेत्र का नाम ही आ गया तो मैं एक आपको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो आप को सभी को ABCD तो सभी को आती है। तो देखिए मैं कितनी आसानी के साथ इसको याद कराता हूं। वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे? आप याद रख सकते हो A, B, C और D। क्या? ABCD। अब ABCD से क्या मतलब हो गया? तो अजमेर मालवाड़। दूसरा बिलूचिस्तान। नंबर 3 कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता। D से दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर मालवाड़, बिलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बात समझ में आ गई? देखिए 4 कमिश्नरी क्षेत्र ये थे। इसके बाद अगर हम बात करें, जब ये 389 सीट थी, 389 सीटों पर भी चुनाव किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अब अंग्रेज जिसको चाहें उसको संविधान सभा में उतार दें, उसको संविधान सभा में भेज दें। तो मेरे भाई ऐसा कहा भारतीयों ने, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही कि ऐसा नहीं होगा कि जहां ब्रिटिश प्रांत है, जहां ब्रिटिश हुकूमत चल रही है, कि ब्रिटिश हुकूमत अपनी मर्जी से किसी को भी संविधान सभा में भेज सकती है। ऐसा नहीं होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव होगा और जो उस चुनाव को जीत कर आएगा संविधान सभा में वो भाग लेंगे। ठीक है? तो मेरे भाई आज क्लास को हम यही विराम देते हैं। इसी से आगे हम फिर क्लास करेंगे, क्योंकि फिर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे भाई और बहनों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, वीडियो को लाइक करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है? तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।